आज के टॉपिक में बात करेंगे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में सबसे पहले तो देख लेते हैं कि क्या क्या जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन की ट्यूब है, वो क्या क्या सीक्रेट करेगी और क्या क्या एब्जॉर्प्शन करेगी। तो रीअब्जॉर्प्शन के अंदर अगर देखें तो एक तो आ गया वाटर, मेन कंपोनेंट, फिर इसके बाद सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम। हालांकि पोटेशियम एक चैनल के रूप में यूज किया जाता है, और बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, और फॉस्फेट और कुछ वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, लैक्टिक एसिड, सल्फेट और ग्लूकोज, ये सब रीअब्जॉर्प्शन में आते हैं। यही अगर बॉडी सिक्रीट करती है तो मेन तो आ गया यूरिया, क्रिएटिनिन, वेस्ट प्रोडक्ट जो भी है, और उसके बाद अमोनिया और पोटेशियम और हाइड्रोजन H+। ये सब ये एब्जॉर्प्शन और इसका सेल्स है वो सिक्रेशन करती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखें तो कितना फ्लूइड है वो फिल्टर फ्लूइड में कन्वर्ट होता है। तो एक ग्लोमेरुलस के अंदर जो अफरेंट आर्टरी से जो ब्लड आता है वो आता है पर मिनट में 1200 ml पर मिनट। इस 1200 ml में 55% प्लाज्मा होता है इसका। तो अगर 55% प्लाज्मा होगा तो ये जो अमाउंट बन जाएगी वो बन जाएगी 625 ml पर मिनट के हिसाब से फिल्ट्रेशन के लिए प्लाज्मा आता है ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर। तो उसमें से कितना ये फिल्ट्रेट होता है, ये 125 ml पर मिनट के हिसाब से ये फिल्टर्ड होता है नॉर्मली। ठीक है, और ये सब चेंज होता रहता है किसमें, हाइपरवोलेमिया या हाइपोवोलेमिया, हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन, और ओस्मोलरिटी। ये सब फैक्टर है जो इस फिल्ट्रेशन को चेंज कर सकती है। तो जब ये 125 ml पर मिनट के अकॉर्डिंग, जब ये इसमें ग्लोमेरुलस में, मान लो ग्लोमेरुलर जो स्पेस होता है ये ग्लोमेरुलर स्पेस बोलते हैं, इसके अंदर 125 ml फ्लूइड आ गया, इसको फ्लूइड को बोलेंगे फिल्टर्ड फ्लूइड। ये आपको टॉपिक समझने में हेल्प करेंगे इसलिए बता रहा हूँ। जब यही फ्लूइड ट्यूब में आ जाएगा तो इसको बोलेंगे ट्यूबुलर फ्लूइड, और इसकी जो लाइनिंग होगी ट्यूब की उसको बोलेंगे ट्यूबुलर सेल्स। ठीक है, इसके बाद यही फ्लूइड जो पेपिलरी डक्ट में एंड में, यानी यहाँ से असेंडिंग और फिर डीसीटी, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट और फिर पेपिलरी डक्ट पेपिला से माइनर कैलिक्स में कनेक्ट हो जाती है। तो जब ये पेपिलरी डक्ट में आ जाएगा और उसके बाद कैलिक्स में हो जाएगा तो वहाँ पे इसको बोलेंगे यूरिन। ठीक है, तो ये सब सीक्वेंस इसका रहता है। तो अपन जो क्या करेंगे, ये जो 125 ml है ना, 125 ml पर मिनट के हिसाब से आ रहा है, तो इसको 125 ml को अपन 100% मान के चलेंगे और डिस्कस करेंगे कि कौन सी साइड पे कितने परसेंट है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और कौन कौन से सैल्यूट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो नॉर्मली जो फैक्टर्स हैं वो देख लेते हैं, रूट देख लेते हैं पहले कि किस किस रूट से कहाँ से कौन कौन सी साइड पे एब्जॉर्प्शन इसका रहता है। तो जो इसका मेन रूट रहता है ना, एक तो होता है ट्रांस सेलुलर रूट,
और दूसरा है पारासेलुलर रूट। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे ये मान लो कोई सेल है, ठीक है, इस साइड इसका ये लुमन है, इस लुमन पे ये सेल है, और ये इसकी, ठीक है, ये दो सेल बना देते हैं, एक ये सेल और ये टाइट जंक्शन गैप हो गया इसका, और ये दूसरी सेल। तो अगर ये ल्यूमन है ना, तो मान लो अगर यहाँ पे कोई फ्लूइड आया और वो अगर डायरेक्ट इस सेल को ट्रांसफ़र कर गया, यहाँ भी प्रोटीन चैनल लगे हुए हैं, यहाँ भी प्रोटीन चैनल है, तो ये यहाँ से एब्जॉर्प्शन हुआ, उसके बाद इंट्रासेलुलर हुआ, उसके बाद इंटरस्टिशियल स्पेस में आया, और आगे जाके कैपिलरी में इसका एब्जॉर्प्शन हो गया। तो इसने जो ये रूट डिसाइड किया, ये हो गया ट्रांससेलुलर रूट, यानी इस सेल को सेल के अंदर से जा रहा है ये किसी भी चैनल प्रोटीन की हेल्प से। और जो दूसरा जो रूट है पारासेलुलर रूट, ये रूट जो यहाँ पे टाइट जंक्शन गैप रहते हैं, उनमें से ओस्मोसिस या डिफ्यूजन से इसमें किसी भी टाइप का एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिला इसको, या किसी भी टाइप की एनर्जी खपत नहीं हुई, सिर्फ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से ये फ्लूइड है वो एब्जॉर्प्शन हो गया, कहाँ पे, कैपिलरी के अंदर। तो इसको अपन बोलेंगे पारासेलुलर रूट। पारासेलुलर में किसी भी टाइप का एटीपी लॉस नहीं होता है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये मोस्टली फैसिलिटेड डिफ्यूज़न या फिर ओस्मोसिस से होता है, ठीक है। और तीसरी चीज़ इसके अंदर ये रहती है कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे इस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, यहाँ पे कितने पॉजिटिव आयंस हैं, यहाँ पे कितने पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये सब इस पे डिपेंड करता है। तो ये था उसका मेन रूट। अब जो सेल्स हैं, जैसे तो इसके अंदर क्या रहता है, हर जो इसकी ट्यूबुलर जो है ना, ट्यूबुलर सेल, उस पर पहले इसमें देख लेते हैं कि जो इसकी ट्यूबुलर सेल होती है उसकी स्ट्रक्चर कैसे है या कैसे दिखती है वो। तो जो अगर अपन नॉर्मल ट्यूबुलर सेल की बात करें, तो जैसे ये सेल है ना, ये टाइट जंक्शन गैप हो गया, ये सेकंड सेल आ गई, तो और इस साइड में मान लो ये ल्यूमन है, और ये इंटरस्टिशियल स्पेस आ गया, और इधर आ गई मान लो इधर आ गई कैपिलरी, तो ये कैपिलरी आ गई, और ये जो है ये स्पेस है वो है इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस हर सेल की, इसको बोलेंगे ट्यूबुलर सेल, ये ट्यूबुलर फ्लूइड इधर, और ये ट्यूब है नेफ्रॉन की, मान लो पीसीटी है, पीसीटी। तो इसमें इसकी जो हर सेल है ना, सेल की ये एक तो बैक वाली जो लेयर है ये, और इसको इस वाली लेयर, इनको बोलेंगे बेजोलेटल मेम्ब्रेन, यानी ये रहेगी बेजोलेटल मेम्ब्रेन। और जो ल्यूमन की तरफ फेस रहेगा, जिस लेयर का ल्यूमन की तरफ फेस रहेगा, उसको बोल देंगे एपिकल मेम्ब्रेन, यानी ये जो इधर रहेगा वो रहेगा एपिकल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो बेजोलेटरल मेम्ब्रेन है, ये क्या करेगी, यहाँ पे जो भी, यहाँ जो सिम्पोर्टर या एंटीपोर्टर, ये यहाँ पे जो भी चैनल प्रेजेंट रहेगा, वो फ्लूइड को सेल से इंटरस्टिशियल स्पेस के लिए आउट करेगा। और जो एपिकल पे रहेगा, वो ट्यूबुलर फ्लूइड है ना, जो मतलब ट्यूब के अंदर जो है, ल्यूमन के अंदर जो फ्लूइड है, उसको इंट्रासेलुलर मूव करवाएगा। तो जो इस पे जो रहेंगे ना, सिम्पोर्टर एंटीपोर्टर जो भी चैनल रहेगा, उसको बोल देंगे वो एपिकल मेम्ब्रेन पे रहेंगे।
और जो यहाँ पे जो रहेंगे वो रहेंगे बेजोलेटरल मेम्ब्रेन पे। तो हर सेल की जो बेजोलेटरल मेम्ब्रेन है उस पे एक टाइप का एटीपीएच चैनल रहता है हर सेल के अंदर, पूरी पीसीटी डीसीटी सब जगह पे। उसको बोलते हैं मेनली, ये मतलब यहाँ पे पीसीटी में और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलने में देखने को मिलता है। तो ये बोल देंगे सोडियम पोटेशियम एटीपेज। ठीक है, ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो है ये एनर्जी लॉस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपेज हैं ये चलेंगे। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आ जाता है। तो यहाँ की जो इंट्रासेलुलर जो सोडियम की जो कंसंट्रेशन है ना, सोडियम की जो साइटोसोल के अंदर जो कंसंट्रेशन है उसको कम करने के लिए ये चैनल हेल्पफुल होते हैं। ये टोटल एनर्जी का, अपनी बॉडी में जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है उसका 6% यूज़ करते हैं टोटल। ये इतनी एनर्जी होती है 6% टोटल कंजप्शन का। ठीक है, और ये इतनी एनर्जी होती है जितना कि रेस्ट फेज में एक डायफ्राम यूज़ करता है सांस लेने के लिए। ठीक है, डायफ्राम मूवमेंट करता है, लेकिन डायफ्राम के अंदर वॉइस होती है, उसमें आवाज़ आती है, और इसमें कोई आवाज़ नहीं आती है। ये सिर्फ इसी का एनर्जी कंजप्शन है। ठीक है, अब जो एपिकल सरफेस है इस पे बहुत सारे सिम्पोर्टर रहते हैं। तो यहाँ पे सोडियम सिम्पोर्टर या सोडियम चैनल इस साइड पे एब्सेंट रहने का मतलब है कि जो सोडियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है ना वो ओनली वन वे होता है, यानी एपिकल मेम्ब्रेन से ये सोडियम सिम्पोर्टर या एंटीपोर्टर के थ्रू अंदर आ जाएगा और इंट्रासेलर होके उसके बाद जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज है ये इसको इंटरस्टिशियल स्पेस में डाल देंगे। इंटरस्टिशियल स्पेस से डिफ्यूजन के थ्रू ये इसमें पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में आ जाएगा और यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करें अपन कि मैं जो नाम ले रहा हूँ सिम्पोर्टर एंटीपोर्टर ये सब क्या होते हैं, तो अगर सिम्पोर्टर एंटीपोर्टर के बारे में देखें तो ये सब एक टाइप के ना मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन यानी कि जो मेम्ब्रेन पे एपिकल मेम्ब्रेन हो या बेजोलेटरल मेम्ब्रेन हो, कोई सी भी मेम्ब्रेन हो एक सेल की, जैसे अगर ये ट्यूबुलर सेल है तो ट्यूबुलर सेल की ये एपिकल मेम्ब्रेन है। तो इस एपिकल मेम्ब्रेन पे अगर कोई ऐसे प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट हो मेम्ब्रेन में, ठीक है, तो जो दो या दो से अधिक कोई भी सॉल्यूट को एनर्जी वेस्ट करके या एनर्जी लेके एटीपी खपत करके और अगर इन्वर्ट मूव करवा देता है और अंदर की तरफ यानी साइटोसोल में मूव करवा देता है, यानी यहाँ सोडियम है और ये सोडियम साइटोसोल में आ जाता है, तो अगर ये दो या दो से अधिक एक दिशा में आ रहे हैं और दोनों अंदर आ रहे हैं तो वो होगा सिम्पोर्टर चैनल। ठीक है, सिम्पोर्टर के अंदर यानी सिम्पोर्टर में अगर आप देखोगे तो सिम्पोर्टर में क्या रहता है कि जैसे ये प्लाज्मा प्रोटीन है, ये प्लाज्मा प्रोटीन जैसे अगर सोडियम और क्लोराइड दो हो गए ना, 2 या 2 से अधिक, तो जैसे यहाँ पे सोडियम है और क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड दो हो गए ना, अगर इन दोनों का एक ही दिशा में मूव हो रहे हैं, ये जैसे अंदर की तरफ मूव हो रहे हैं, साइटोसोल में आ रहे हैं दोनों, सोडियम भी आ गया और क्लोराइड भी आ गया, तो ये सोडियम आ गया ये क्लोराइड आ गया, तो ये तो हो गया सिम्पोर्टर मतलब एक दिशा में मूव करवा रहा है। और अगर वहीं पे कोई प्लाज्मा प्रोटीन है और वो एक लेके एक दे रहा है, जैसे एक हाथ लिया एक हाथ दिया, यानी इस बंदे ने क्या किया, सोडियम ले लिया और पोटेशियम दे दिया, इसने सोडियम लेके पोटेशियम दिया, तो ये होगा एंटीपोर्टर मतलब दो या दो से अधिक कोई भी सॉल्यूट को या एक लेके एक देगा या एक लेके दो देगा या दो लेके एक देगा, यानी कुछ न कुछ लेके ही देगा, तो वो बोलेंगे। यानी एक तरफ मूवमेंट नहीं रहती है, दोनों तरफ
मूवमेंट रहती है, इसको बोलेंगे एंटीपोर्टर। तो ये मोस्टली 4 साइड पे प्रेजेंट रहते हैं और मोस्टली जो सोल्यूट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इन्हीं तरीक़ों से होता है। तो इसको बोलते हैं सिम्पोर्टर और इसको बोलते हैं एंटीपोर्टर। ठीक है, ये हो गया इसका सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर। अब जो मटेरियल जो ये अक्रॉस कर रहे हैं ये कैसे कैसे रहते हैं, तो इनमें एक्टिव और पैसिव ट्रांसफ़र रहता है ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन रहता है इनमें एक्टिव और पैसिव रहता है। तो एक्टिव जो ट्रांसपोर्टेशन रहता है उसमें एटीपी का खपत होता है, एनर्जी लगती है। और जो पैसिव होता है ना तो उसमें वो ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन से हो जाता है। पैसिव में ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन इनसे हो जाता है। इसमें सिर्फ पैसिव में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का इंपॉर्टेंस रहता है, यानी सांद्रता किसकी किस साइड ज़्यादा है वही है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का रूल। लेकिन जो एक्टिव है ना, एक्टिव के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन होता है, एनर्जी कोई एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है जिसकी वजह से ये चैनल चलते हैं। तो ये हो गया एक्टिव में आएंगे। जो एक्टिव है वो मोस्टली 2 टाइप से देखने को मिलता है, एक तो प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। ठीक है, जो प्राइमरली जो होता है ये प्राइमरली इसमें क्या रहता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपीज। तो एटीपीज हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपीज रहता है। और जो सेकेंडरीली जो है ना उसमें कोई सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से एनर्जी सेव रहती है, तो वहाँ से इसमें रहता है। अब जो इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, यानी यहाँ से वाटर की होगी सॉल्यूट की होगी, इसको ट्रांसपोर्टेशन को जो इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है उसको टीएम से शो करते हैं और ये होता है, और इसको जो ml पर मिनट इसका मेजर्ड रहता है। ये है मतलब बेसिक इसके बारे में। उसके बाद जो रहता है कि एक तो इसमें जो पानी है, जो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन रहता है ना पूरे नेफ्रॉन के अंदर, उसमें भी मेन रोल है किसका, वो 2 टाइप से रहता है। या तो वो जाएगा किसके साथ, सॉल्यूट के साथ, और या फिर वो जाएगा अकेला डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के साथ। तो जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के अंदर ओनली 2 साइट ऐसी होती है, यानी एक तो पीसीटी और एक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, थिक है ना, ये भी कौन सी वाली, थिक वाली। तो ये दोनों जो साइट है वो वाटर के लिए परमेबल रहती है एवरी टाइम। ठीक है, बाकी जो दूसरी इसके बाद बच गई थिक, कौन सी, उसके बाद बच गई थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो इसमें अगर जो वाटर जाएगा ना वो किसी भी सॉल्यूट के साथ बाइंड होके जाएगा। और उसके बाद जो लास्ट वाली जो साइट आई 4 नंबर की, वो एडीएच पे डिपेंड होती है सारी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन पे। जो प्रिंसिपल सेल होती है वो वाटर के लिए यूजल या परमेबल होती है कि नहीं होती है, वो एडीएच की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो ये है वो थर्ड वाली है, वो वाटर के लिए परमेबल होगी या नहीं होगी, वो होगी ऑप्शनल। तो ऑप्शनल में वो एडीएच पे डिपेंड रहती है। ठीक है, अब जो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन रहता है ना इसमें, तो वो 2 टाइप का रहता है। एक तो रहता है ओब्लिगेटरी और एक रहता है ओब्लिगेटरी और एक रहता है फैकल्टी। तो ओब्लिगेटरी में क्या रहता है
जो ओब्लिगेटरी वाटर एब्जॉर्प्शन है, ओब्लिगेटरी, और दूसरा आ गया फैकल्टिव। ठीक है, तो सर जो ओब्लिगेटरी वाटर एब्जॉर्प्शन है ये किसी न किसी सॉल्यूट के साथ, इसका एब्जॉर्प्शन होगा, और ये मोस्टली कहाँ प्रेजेंट रहता है, पीसीटी और प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब और डिस्टल लूप ऑफ हेनले में। जो मेन वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो यही होता है नेफ्रॉन के अंदर, ये 90% तक प्रेजेंट रहता है। 90% तक जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो ओब्लिगेटरी होता है, और फैकल्टिव ओनली 10% रहता है। ठीक है, 10% वाटर एब्जॉर्प्शन ओनली फैकल्टिव होता है, और 90% ओब्लिगेटरी वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। अब जो फैकल्टी वाला जो है ना वो हमेशा नीड पे डिपेंड करता है। अगर बॉडी को नीड है तो इसमें एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, अदरवाइज ये 10% लॉस हो जाता है। जबकि 90% वाला वहाँ एब्जॉर्प्शन होता है जहाँ पे ऑलवेज जो नेफ्रॉन है वो परमेबल रहता है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। तो फ्रेंड्स ये था इसके बारे में बेसिक, कोई भी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के बारे में। तो अब जो टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे वो है पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब में कैसे एब्जॉर्प्शन होता है और आगे कौन कौन से पार्ट में होता है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स।